70 पेज नंबर है, और जो हमारा टॉपिक का नाम है डेट इज एपिडिडाइमाइटिस एंड ऑर्काइटिस। एपिडिडाइमाइटिस एंड ऑर्काइटिस, तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। बल्कि इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, देखो मैं आपको बुक से रीड करवा देता हूँ, इसमें कुछ बात नहीं है। एपिडिडाइमाइटिस का मतलब क्या होगा कि अगर जो मेल है, जो उसका एपिडिडाइमस होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, बड़ी डिटेल में पढ़ाया था कि एपिडिडाइमस क्या होता है। अगर उसका जो एपिडिडाइमस है, अगर उसका जो एपिडिडाइमस है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमाइटिस। इसको हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमाइटिस। एंड अगर जो मेल है उसकी टेस्टिस की, अगर उसके टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस कहते हैं। इसमें जो चीज आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है, एनगनोरिया। ये बात नहीं आपने भूलनी। देखो, जो नजेरिया गनोरिया है, जो नजेरिया गनोरिया ये एसटीडी कॉज कराता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का कॉज कराता है। तो जाहिर बात है कि अगर एसटीडी है तो वो बूढ़ों में थोड़ी होगी, वो जवानों में होगी। तो जो एनगनोरिया है, एनगनोरिया और जो क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस है, ये दोनों एसटीडीज कॉज कराते हैं। और ये दोनों किन में होंगी? ये दोनों यंग्स में होंगी। ये किन में होंगी? यंग में होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यंग्स में जो एपिडिडाइमाइटिस है और ऑर्काइटिस है, ये कौन कॉज कराता है? ये कराता है नजेरिया गनोरिया और क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस। क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस एंड नजेरिया गनोरिया बोथ आर एसटीडीज। मतलब ये दोनों एसटीडीज कॉज कराते हैं, और एसटीडीज लाजमी बात है किसमें होगा? यंग्स में होगा। तो यंग मेल में दो बैक्टीरिया जो हैं वो कौन कौन से? क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस एंड नजेरिया गनोरिया। ये नहीं भूलना आपने, ये बहुत अहम है। नजेरिया गनोरिया में भी ऑर्काइटिस होता है, और उसमें ट्रैकोमैटिकस में भी होता है। क्लेमेडिया वाले इन्फेक्शन में भी क्या होता है? जो टेस्टिस होती हैं वो इन्फ्लेम कर जाती हैं। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जवान होंगे, उन जाहिर बात है कि उनमें एसटीडी होगा जवानों में। तो जो उनमें जो नजेरिया गनोरिया और जो क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस है, वो क्या कॉज कराएंगे? वो कॉज कराएंगे ऑर्काइटिस एंड एपिडेडिमाइटिस। एपिडेडिमाइटिस। हम आगे चलते हैं, और आगे उसने लिखा हुआ है जो ओल्डर मेल्स होते हैं, जो बूढ़े होंगे, दे आर एसोसिएट, वो मतलब जो बूढ़े हैं, जाहिर बात है कि जो बूढ़े हैं उनमें एसटीडी तो नहीं होगा, लेकिन उनमें क्या होगा? यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, या फिर क्या होगा? उनको बीपीएच होगा, मतलब कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अभी हम पढ़ते हैं, इससे अगली डिजीज वही है। तो जाहिर बात है कि जो बूढ़े होंगे, अगर उनमें यूटीआई होगा या बीपीएच होगा, तो क्या होगा? उनकी यूरिन की स्टेसिस होगी, उनका यूरिन अंदर ठहरेगा। जब अंदर ठहरेगा तो उनको, आप मुझे सर, बल्कि मैं हम ना पीछे चलते हैं पिछले चैप्टर पे, मुझे बताएं यूटीआई का मोस्ट कॉमन काज कौन सा है? मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूटीआई कॉज कराता है? जी, डॉक्टर निमरा, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर काशिफ। बस तीन बंदों को पता है। डॉक्टर हसन भी सही बता रहे हैं। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसको हम पेशाब का इन्फेक्शन भी कहते हैं, उनमें वो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे ज्यादा यूटीआई कॉज कराता है? तो माशाल्लाह जी, डॉक्टर बहजाद हमें बता रहे हैं कि क्लेमेडिया। ठीक है, आगे जरा बताएं, और किसी ने कोई नया बैक्टीरिया निकालना हो तो बताएं, जरा जल्दी बताएं। जी, डॉक्टर शाहनवाज एंड डॉक्टर समीना भी सही बता रही हैं। देखो याद रखो, ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यूटीआई का, इसको याद रख लो डॉक्टर बेजाद, इसको याद रखना आपने, मैं आपसे दोबारा भी पूछूंगा। जो यूटीआई है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसका मोस्ट कॉमन, और मतलब मोस्ट कॉमन काज क्या है? जो पेशाब का इन्फेक्शन होता है वो मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? मोस्ट कॉमन होता है ई कुलाई की वजह से। मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? ई कुलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। ई कुलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। ई कुलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, तो ई कुलाई, ई कुलाई एंड सूडोमोनास, ये दोनों क्या करेंगे? ये बूढ़ों में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनमें यूटीआई हो सकता है, या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जिसकी वजह से उनको क्या हो सकता है? उनकी जो टेस्टिस है, टेस्टिस तक इन्फेक्शन फैल सकता है, और क्या हो सकता है कि टेस्टिस और एपिडिडाइमस की क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। हम आगे चलते हैं। आगे है जी ऑटो इम्यून, कि कोई ऑटो इम्यून मसला भी आ सकता है, मतलब कि ग्रेनुलोमा बन सकता है, ग्रेनुलोमास इन्वॉल्विंग सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। अब जो ग्रेनुलोमाज है, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में समझाया था कि ग्रेनुलोमा कैसे बनता है, क्या बनता है। तो खैर अभी मैं उसको दोबारा नहीं समझा सकता, टाइम कम है, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग उसकी लाजमी शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिल गई तो। ठीक है, तो ग्रेनुलोमास इन्वॉल्विंग सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है कि ऑटो इम्यून है, और ऑटो इम्यून की वजह से भी क्या हो सकता है? उसके जो एपिडिडाइमस है और उसकी जो टेस्टिस है, वो क्या हो सकती है? उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो आगे उसने बताया हुआ है कि जो एपिडिडाइमस है, एपिडेडिमाइटिस है। एपिडेडिमाइटिस में मैंने कल आपको एक साइन बताया था, मुझे जरा वो साइन पहले बताना ना। मैंने आपको कल एक तरीका बताया था कि आप एपिडेडिमाइटिस और उसमें टेस्टिकुलर टॉर्शन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मैंने आपको एक साइन बताया था जिसको हम कहते हैं फ्री हैंड साइन, और माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं फ्री हैंड साइन। देखिए फ्री हैंड साइन क्या होता है, इसको जरा समझ लें, ये बहुत अहम साइन है, क्लिनिकली हम इसको यूज करते हैं। फ्री हैंड साइन क्या होता है? फ्री हैंड साइन का फायदा में ये है कि इसको हम डिफरेंस यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन, कि आया के जो पेशेंट है उसको एपिडेडिमाइटिस है, उसको एपिडेडिमाइटिस है, या फिर टेस्टिकुलर टॉर्शन है।
तो हम कैसे करते हैं, हम उसकी टेस्टिस को हम अब उसकी टेस्टिस को अपने हाथ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ टेस्टिस, मतलब कि हम क्या करते हैं, टेस्टिस को थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं। तो जब हम अगर हम लिफ्ट करें, ठीक है, अगर क्या हो, टेस्टिस को लिफ्ट करें, लिफ्टिंग ऑफ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस की लिफ्टिंग करें और अगर पेन क्या हो जाए, रिलीफ हो जाए, मतलब कि पेन क्या हो जाए, ठीक हो जाए, तो क्या डायग्नोस बनेगा, कल मैंने आपको लिखवाया था। और अगर हम टेस्टिस को लिफ्ट करें, अगर हम टेस्टिस को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और अगर जो पेन है वो और ज्यादा बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, अगर वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या डायग्नोस बनेगा। तो शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं कि अगर पेन ठीक हो जाए, अगर पेन ठीक हो जाए तो क्या डायग्नोस बनाओगे जी। डॉक्टर निमरा सही बता रही हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर टेस्टिस को हम लिफ्ट करें ऊपर की तरफ और पेन ठीक हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसको क्या है, एपिडेडिमाइटिस है। इसको क्या है, एपिडेडिमाइटिस है। एपिडेडिमाइटिस मतलब कि जो इसका एपिडेडिमस है वो क्या है, वो क्या है उसमें जो एपिडेडिमाइट, एक मिनट, आप कंफ्यूज कर रहे हो। इसमें हमें पेन ठीक मिलता है या क्या होता है। ओके 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 ओके, समझ आ गई है। देखिए जो जो एपिडेडिमाइटिस है इसमें पेन कम होता है, इसमें पेन क्या होता है, कम होता है। और अगर क्या हो, अगर हम टेस्टिस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और पेन ज्यादा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन है। उसको उसको क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्शन है। और ये क्लिनिकल में हम बड़ा यूज करते हैं, और फ्रेहन साइन को आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्टिकुलर टॉर्शन एंड एपिडेडिमाइटिस। इसको हम दोनों को इनको यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट। तो इसमें उसने लिखा हुआ है कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडेडिमाइटिस, मतलब कि जो एपिडेडाइमस है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिडेडाइमाइटिस कहते हैं। और इसमें जो मरीज होगा वो आपके पास किस तरह आएगा, वो क्या कंप्लेन लेके आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जो मेरी जो एपिडेडाइमाइटिस है, मतलब कि जो टेस्टिस है वहां पे पेन हो रही है, वहां पे क्या है, पेन होगी, उस पे उसको क्या होगी, लोकलाइज्ड पेन होगी। और जब आप उसको पल्पेट करोगे, जब आप उसको टच करोगे, तो उसकी पेन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि टेस्टिकुलर टेंडरनेस है। किसी भी चीज को अगर हम टच करें और उसकी पेन बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं टेंडरनेस। तो उसकी जो टेस्टिस होंगी वो क्या होंगी, टेंडर होंगी, और वहां पे उसको क्या होगी, पेन होगी ओवर पोस्टीरियर टेस्टिस, मतलब कि जो पोस्टीरियर टेस्टिस है वहां पे उसको क्या होगी, पेन होगी, टेंडरनेस होगी। और इसमें सबसे अहम बात है कि जो फ्रीहन साइन है, वो फ्रीहन साइन हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ये सबसे अहम बात है। फ्रीहन साइन को हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एपिडेडिमाइटिस एंड टेस्टिकुलर टॉर्शन। ये आपने लाजमी याद रखना है। जो फ्रीहन साइन है, फ्रीहन साइन इसमें हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एंड पेन रिलीफ विद स्क्रोटल एलिवेशन, कि जब हम स्क्रोटम को, जब हम टेस्टिस को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे तो अगर पेन ठीक हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि जो फ्रीहन साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। एंड इट में प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व टेस्टिस, मतलब कि ये आगे फिर टेस्टिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। वैसे ये जो मेन प्रॉब्लम है किसकी, स्क्रोटम की है, लेकिन आगे ये टेस्टिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है ऑर्काइटिस, ठीक है। तो जरा ऑर्काइटिस को हम समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ऑर्काइटिस क्या है, ऑर्काइटिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। अगर क्या होता है, टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्काइटिस कहते हैं। और इसमें जो मरीज होगा वो आपके पास किस तरह आएगा, मरीज मरीज की जो टेस्टिस होंगी वो स्वेल हुई होंगी, मरीज की जो टेस्टिस होंगी वो स्वेलिंग होगी उनमें, और वो क्या होगा, उसको पेन हो रही होगी, उसको पेन होगी, और क्या होगी, उसको स्वेलिंग होगी। और शाबाश, मैंने ये आपको बताया था कि बल्कि आपके सामने अब लिखा हुआ है, क्या मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको ये बताया था कि एक वायरल डिजीज होती है जिसका हम कोई खास ट्रीटमेंट नहीं करते, जिसको हम क्या कहते हैं, कान पेड़े। कान पेड़े आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में बड़ा कॉमन यूज होता है, कान पेड़े हो गए हैं जिसको, ठीक है। कान पेड़ा मतलब कि एक एक तरफ ना वो कान के अगली साइड पे एक फुल ना वो एक गेंद सी निकली होती है मुंह में, तो उसको हम कहते हैं मम्स, कि इसको क्या है, कान पेड़े हो गए हैं, ठीक है। तो मम्स मतलब कि कान पेड़े, जो मम्स होता है, मम्स क्या करता है, मम्स का जो इन्फेक्शन होता है वो नीचे टेस्टिस तक आ सकता है, और वो क्या कर सकता है, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ा देता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो कन पेड़े होते हैं इनका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, 7 दिन 8 दिन के बाद ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, इनका इनका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता। लेकिन इसका एक मसला ये होता है कि जो मेल्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनमें ये जो कन पेड़े हैं, इनका अगर इन्फेक्शन नीचे टेस्टिस की तरफ आ जाए तो ये क्या कॉज करा देते हैं, टेस्टिस की ऑर्काइटिस कॉज कराते हैं। और जब ऑर्काइटिस होगा, जब टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन होगी, तो क्या होगा, स्पर्म या सेमिनेफिस ट्यूब्यूल्स डैमेज होंगे, और क्या होगा कि उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है, हो सकती है, रिस्क है उसका, ठीक हो गया। और उसने आगे लिखा हुआ है कि रेयर इन, मतलब 10 साल से जो छोटे मेल्स हैं उनमें ये क्या है, बहुत रेयर है, उनमें क्या है, ये बहुत रेयर है। ओके, अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि आपको एपिडेडिमाइटिस एंड ऑर्काइटिस की समझ आ गई है, फिर हम आगे चलें, जल्दी बताएं जल्दी। आज बहुत आसान सा टॉपिक है, मतलब याद करने वाला ज्यादा है, इसमें कोई भी समझाने वाली खास बात नहीं है।
अच्छा हम आगे चलते हैं और आगे आपके सामने जो डायग्राम शो हो रही है, इट इज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। उसने आपको जरा थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा यूरिथ्रा होता है, जो पेशाब की नाली होती है, वो उसमें से प्रोस्टेट से कैसे गुजरती है। तो मैंने आपको बताया भी था कि फर्ज करो ये क्या है, एक प्रोस्टेट है, ठीक है, और इसके दरमियान से क्या गुजर रही होती है, यूरिथ्रा गुजर रही होती है। तो ये तो मैंने हाथ से डायग्राम बनाई है, लेकिन आपकी बुक वाले ने बहुत प्यारी सी एक डायग्राम बनाई हुई है और आपको समझाने की कोशिश की है कि जो प्रोस्टेट होता है इसके कौन कौन से जोन होते हैं। तो आपने याद रखना है कि इसमें इसमें होता है ना, मेल होते हैं, मेल में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स मतलब ये सारे ना अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं और फिर सीमन जाके बनता है। हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम का है प्रोस्टेट, ठीक है। जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट क्या करता है, देखो प्रोस्टेट ने ना एक सिक्रीशन बनानी होती है, एक सिक्रीशन बनानी होती है, सिक्रीशन इनटू सीमन। मतलब कि जो प्रोस्टेट है इसने एक सिक्रीशन बनानी होती है और वो क्या होती है, अल्कलाइन होती है, वो क्या होती है, बेसिक होती है। तो मुझे जरा शाबाश बताना कि जो फीमेल की वजाइना होती है वो एसिडिक होती है, बेसिक होती है। जो फीमेल की वजाइना होती है वो एसिडिक होती है या बेसिक होती है, और अगर एसिडिक होती है तो क्यों होती है, हमें क्या फायदा एसिडिक होने का। जी, अगर एसिडिक है तो उसका क्या हमें फायदा होता है कि यार ये एसिडिक है तो ये चीज मतलब हमारे फायदे की है। अल्लाह ताला ने उसको एसिडिक क्यों बनाया है। जी, डॉक्टर अदनान वजीर एक्सीलेंट। जो एसिडिक होती है, देखो एसिडिक क्यों होती है, एसिडिक जो वजाइना होती है वो एसिडिक क्यों होती है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ताकि जो वजाइना है वो इन्फेक्शन से बची रहे, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वो इन्वेड ना कर सके, ताकि जो बैक्टीरिया उसमें इन्वेड ना कर सके। अब आप कहते हैं कि यार जो स्पर्म है, जब मतलब मेल का सीमन जाएगा वजाइना में, तो वो स्पर्म तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एसिडिक इन्वायरमेंट से। नहीं, ये किसकी मेहरबानी है, ये मेहरबानी है प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट क्या करता है, एक स्क्रीशन बनाता है जो कि क्या होती है, बेसिक होती है, जो कि क्या होती है, बेसिक होती है। और जब वो बेसिक सीमन उसकी फीमेल की वजाइना, एसिडिक वजाइना में जाता है, तो आपको पता है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि जो मेल का सीमन होता है वो बेसिक होता है, वो अल्लाह ताला ने बेसिक बनाया है, और जो फीमेल की वजाइना है वो एसिडिक बनाई है ताकि वो इन्फेक्शन से बची रहे। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होगा, जो अगर सीमन वो बेसिक नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे ही सीमन वजाइना में एंटर होगा तो क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बिल्कुल जाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने प्रोस्टेट को इस मकसद के लिए रखा कि वो क्या बनाएगा, जो सीमन है उसको अल्कलाइन बनाएगा। अब जो प्रोस्टेट होता है, अब जो प्रोस्टेट होता है इसके ना डिफरेंट जोन्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, डिफरेंट जोन्स होते हैं। कौन कौन सा एम्पुला ऑफ, इसमें क्या होता है, ये उसने पीछे, इसमें एक होता है पेरिफेरल जोन, एक होता है सेंट्रल जोन, एक होता है ट्रांजिशनल जोन, और एक होता है फाइब्रोमस्कुलर जोन। इसके डिफरेंट जोन्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, डिफरेंट जोन्स होते हैं। अब इसमें हमारे जो काम का जोन है वो क्या है, सिर्फ ट्रांजिशनल जोन है। आप बाकी आप बुक पे बने हुए आप देख सकते हो। जो ट्रांजिशनल जोन है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो ब्लू से ट्रांजिशनल जोन है, इसके अंदर, इसके दरमियान से देखो, फर्ज करो मैं इसको बनाता हूँ। फर्ज करो ये क्या है, ट्रांजिशनल जोन है, ठीक है, ये मैंने ट्रांजिशनल जोन को अलहदा किया है। तो इसके दरमियान से क्या गुजर रही है, इसके दरमियान से पेशाब की नाली गुजर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। अब फर्ज करो जो ट्रांजिशनल जोन है, अगर इसका हो जाता है हाइपरप्लेजिया, इसका क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या होगा कि जो यूरिथ्रा होगी, जो पेशाब की नाली होगी, वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा, जब ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा, जो मेल होगा उसको मसले आ जाएंगे। उसको कौन कौन से मसले आ जाएंगे, उसको जो वो सही तरह यूरिन नहीं कर पाएगा, उसको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन वाले मसले आएंगे, ठीक हो गए। तो इसको हम जरा पढ़ लेते हैं, देखो। बीपीएच का मतलब क्या है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, कि जो प्रोस्टेट है अगर इसका हाइपरप्लेजिया हो जाए तो इसको हम कहते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और ये किन में ज्यादा होता है, ये होता है, इट इज वेरी कॉमन इन मेल्स मोर देन 50 ईयर्स। ऐसे मेल्स जो कि 50 साल से ऊपर है, उनमें ये क्या है, बहुत कॉमन है। और इट इज करेक्टराइज्ड बाय स्मूथ इलास्टिक। इसमें हमें क्या क्या देखें, ये चीजें आपने याद रखनी है। हमें स्मूथ, इलास्टिक, फर्म, फर्म का मतलब होता है बहुत मजबूत, सख्त, ठीक है। फर्म नोड्यूलर इनलार्जमेंट, मतलब कि जो प्रोस्टेट होता है इसमें क्या होता है, स्मूथ, इलास्टिक, फर्म, नोड्यूलर इनलार्जमेंट होती है। इसमें हमें डिफरेंट नोड्यूल्स मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, फर्म होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। और इसमें हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रॉफी नहीं होती। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, साइज ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होता, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं।
ऑफ ट्रांजिशन जोन, और मोस्ट कॉमनली किसका होता है? ट्रांजिशनल जोन का। और ट्रांजिशनल जोन में क्या आता है? ट्रांजिशनल जोन में तो हमारी यूरिथ्रा पड़ी होती है। तो जब ट्रांजिशनल जोन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? वो कंप्रेस कर देगा। किसको कंप्रेस करेगा? यूरिथ्रा को कंप्रेस कर देगा। जब वो यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा तो क्या हो जाएगी? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वर्टिकल स्लिट। वर्टिकल स्लिट का मतलब ये है कि देखो, ये मैंने आपको दिखाया था ना कि ये क्या है, फर्ज करो ट्रांजिशनल जोन है। ये क्या है? मतलब ये हमने बना लिया ट्रांजिशनल जोन। तो इसके दरमियान से वर्टिकली क्या गुजर रही है? यूरिथ्रा गुजर रही है। तो जाहिर बात है, जब इसका क्या हो जाएगा? हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द इतने ज्यादा सेल्स आ जाएंगे तो ये एक वर्टिकल स्लिट की तरह काम करेगी। मतलब कि जो ये जो यूरिथ्रा होगी ये वर्टिकली क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे वर्टिकल स्लिट कहेंगे। वर्टिकल स्लिट कहेंगे। और ये प्री मिलिग्नेंट नहीं होता। ये जो हाइपरप्लेजिया है ये प्री मिलिग्नेंट नहीं होता। और मुझे शाबाश ये भी बता दे कि कौन सा ऐसा हाइपरप्लेजिया जो मिलिग्नेंट होता है। मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। कौन सा ऐसा हाइपरप्लेजिया जो कि मिलिग्नेंट होता है, जो कि आगे कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? हमें उसमें एक फाइंडिंग मिलती है। जल्दी बताएं, शाबाश। 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में जल्दी से ये खत्म करते हैं। जी। डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर खिजर, डॉक्टर निमरा, डॉक्टर अदनान, आवाज पहुंच रही है या बोल ही नहीं रहे आप जानबूझ के? बताएं जरा कि कौन सा ऐसा हाइपरप्लेजिया है जिसमें कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं? बताया था यार, बताया था। जी। आवाज पहुंच रही है, बस बोल नहीं रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो हाइपरप्लेजिया होता है, हमने पढ़ा था, जो हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया दो तरह का होता है। यहाँ हो सकता है वो एंडोमीटर हाइपरप्लेजिया। नहीं 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 नहीं, आप गलत पहुंच गए हो। देखो, हम सिंपल बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना पैथोमा पे लेक्चर बनाना शुरू कर दूं। मतलब जैसे ही हमारा सीवीएस की बीआरएस खत्म होती है ना, तो हम जनरल जो उसके पैथोमा के फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल पैथोलॉजी। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम यूट्यूब पे ना वो पहले 4 चैप्टर डालें। ठीक हो गया? तो खैर इसको हम देखेंगे बाद में। जो हाइपरप्लेजिया आता है वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं सिंपल, एक को हम कहते हैं सिंपल हाइपरप्लेजिया, और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया। एक को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया। जो सिंपल हाइपरप्लेजिया होता है, इसमें जो सेल्स आगे बनते हैं, जो सेल्स आगे बनते हैं वो सिंपल से होते हैं। मतलब जिस तरह के पेरेंट सेल होंगे उसी तरह के सेल बनते रहेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया होता है, इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है। इसको हम कहते हैं एटिपिकल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। और इसमें हमें एक फाइंडिंग मिलती है जिसको हम कहते हैं एटिपिकल न्यूक्लियाई। एटिपिकल न्यूक्लियाई, कि ये एक ऐसा हाइपरप्लेजिया है, अगर जो आगे जो उसमें उसके बच्चे बन रहे हैं, मतलब एक सेल आगे डिवाइड हो रहा है, उसके नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा है, और जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर वो जो सेल्स हैं, अगर उनका जो न्यूक्लियस है वो एटिपिकल है, अगर वो न्यूक्लियस एटिपिकल है, तो जाहिर बात है, अगर वो न्यूक्लियस एटिपिकल है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो क्या हो जाएगा? मलिग्नेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मलिग्नेंट हो जाएगा, और वो कैंसर बन जाएगा। जो हाइपरप्लेजिया होता है ये इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ मलिग्नेंसी। लेकिन इसकी दो टाइप्स होती हैं। जो सिंपल हाइपरप्लेजिया होता है वो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया होता है वो इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज करता है किसके? इंक्रीज करता है मलिग्नेंसी के चांसेस इंक्रीज करता है। अब जरा मुझे सारे लावे ये बताएंगे कि आइंदा तो नहीं ये बात बोलेंगे कि जो हाइपर कौन सा ऐसा हाइपरप्लेजिया जिसमें कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है? ऐसा हाइपरप्लेजिया जिसमें हमें क्या मिलते हैं? जिसमें हमें एटिपिकल न्यूक्लियस मिलते हैं, जिसमें हमें जो न्यूक्लियस मिलते हैं वो अब नॉर्मल मिलते हैं। ठीक हो गया? तो आई होप कि आप लोग नहीं भूलोगे। खैर हम आगे चलते हैं। आगे उसने लिखा हुआ है कि ये जो आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का मरीज है ये आएगा किस तरह। तो देखो, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इसमें जो यूरिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा वॉशरूम यूज करने की उसको अर्ज होगी। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगी। और नोक्चूरिया, नोक्चूरिया हम किसको कहते हैं? नाइट यूरिनेशन को। मतलब कि वो अपना बिस्तर क्या कर देगा? गीला कर देगा। तो नोक्चूरिया होगा उसको। और उसको यूरिन यूरिन की जो स्ट्रीम है उसको स्टार्ट करने में और रोकने में प्रॉब्लम होगी। ये सबसे अहम बात है। एग्जामिनर ने आपसे ये बात पूछनी है, ये वाली। वो आपसे आपसे पूछेगा कि एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है और उसका नाम शकील है। उसका नाम शकील है और वो क्या करता है? मतलब जब वो यूरिनेशन के लिए जाता है तो उसको बड़ी डिफिकल्टी होती है स्टार्ट करने पे भी। लेकिन जब वो यूरिनेशन स्टार्ट कर देता है तो फिर उसको रोकने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप बताएं वो उसको क्या मसला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसको डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिन, उसको यूरिन स्टार्ट करने में और स्टॉप करने में दोनों में प्रॉब्लम होती है। दोनों में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ये लाइन आपने नहीं भूलनी। सारा कुछ भूल जाना लेकिन ये लाइन नहीं भूलनी। यही आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा इंशाल्लाह। और उसको क्या होगा? डिसयूरिया होगा। मतलब कि जब वो यूरिन करता है तो उसको क्या होगा? पेन होगा। मे लीड टू डिस्टेंशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, कि जो ब्लैडर होगा या तो वो स्वेल कर जाएगा या उसकी क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। या जो किडनी है उसकी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। हमने पिछले सिस्टम में पढ़ा है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है?
किडनी की हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, और यूटीआईज के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जाहिर बात है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन आगे नहीं जा रहा, तो ब्लैडर में या किडनी में ज्यादा देर तक यूरिन रहेगा, और क्या होगा, उसको यूटीआई के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसमें एक आप याद रखें, इसमें इंक्रीज पीएसए एंड फ्रैक्शन ऑफ पीएसए, इसमें हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। देखिए जो बीपीएच है, बीपीएच में हमें एक पीएसए, पीएसए का मतलब क्या है, देखिए पीएस का मतलब है, पीएसए का एक ना ये एंटीजन है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसकी फुल फॉर्म लिख भी लें, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये हमें प्रोस्टेट में मिलता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जो ये वाला मतलब जो बीपीएच है, बीपीएच में आपको जो पीएससी होगा, जो टोटल पीएससी होगा वो भी ज्यादा मिलेगा, टोटल पीएस से भी ज्यादा मिलेगा, और जो फ्री पीएस है वो भी ज्यादा मिलेगा, फ्री पीएस से भी ज्यादा मिलेगा, और जो आपको टोटल पीएस है वो भी ज्यादा मिलेगा। एंड इट इज मेड बाय प्रोस्टैटिक एपिथेलियम स्टिमुलेटेड बाय एंड्रोजन, कि जब पीएसए कब बनता है, देखो फर्ज करो ये प्रोस्टेट है, ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट है, तो जब इसके ऊपर आके एंड्रोजन एक्ट करती हैं, जब इसके ऊपर आके एंड्रोजन एक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब एंड्रोजन एक्ट करते हैं तो इसका एपिथेलियम क्या बनाता है, एक एंटीजन बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए। तो इसमें आपको, चूंकि इसमें हाइपरप्लेजिया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पीएसए आपको ज्यादा मिलेगा। और सबसे अहम बात ये है जो अब हम पढ़ने लगे, ये बात आपने नहीं बोली, और ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। देखो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे अल्फा वन एगोनिस्ट, अल्फा वन सॉरी एंटागोनिस्ट, अल्फा वन एंटागोनिस्ट। और अल्फा वन एंटागोनिस्ट में सबसे मशहूर जमाना जो ड्रग है, दैट इज टेमसेलुसिन, दैट इज टेमसेलुसिन। टेमसेलुसिन क्या करती है, टेमसेलुसिन स्मूथ मसल्स को क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। जब स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, यूरिथ्रा जो बंद हुई है वो खुल जाएगी, तो क्या होगा, हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये आपने मेडिसिन नहीं बोली, Tamsulosin is used for the treatment of BPH, benign prostatic hyperplasia, which causes relaxation of smooth muscle. उसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं, उसको 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दे सकते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर हम क्यों देंगे, 5 अल्फा रिडक्टेज हम क्यों देंगे, ताकि उसमें जो अपना एंड्रोजन है वो आगे डीएचटी में कन्वर्ट ना हो। हमने पढ़ा भी था, देखो जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है किसमें, डीएचटी में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। और जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, मैंने आपको पढ़ाया था ये, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ग्रोथ कराता है, किसकी ग्रोथ कराता है, प्रोस्टेट की ग्रोथ कराता है, किसकी अपना प्रोस्टेट की ग्रोथ कराता है, प्रोस्टेट की ग्रोथ कराता है। तो जब हम 5 अल्फा रिडक्टेज को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो क्या होगा, प्रोस्टेट की ग्रोथ नहीं होगी, और क्या होगा, मसले और मतलब जो हमारा मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा हम और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर भी दे सकते हैं, जिसमें सेल्डिनाफिल आती है, टडालाफिल आती है, और हम उसकी क्या कर सकते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन भी कर सकते हैं। इधर एक वर्ड लिखा हुआ है टर्प, टर्प की फुल फॉर्म भी लिख लें। टर्प जो टर्प है, टर्प का जो अपना टर्प है, इसका एक मिनट, मेरे ज़हन में निकल गया, मेरे ज़हन में आता है, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ ये। जो टर्प होता है, टर्प की फुल फॉर्म क्या है, टर्प की फुल फॉर्म है जी ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन, ट्रांस ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, मतलब कि जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट की ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं टर्प। ये एक सर्जिकल टेक्निक है, हम इसको सर्जरी में पढ़ेंगे, और या हम इसकी क्या कर देंगे, अब्लेशन कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये इसमें कोई भी खास अहम बात नहीं है। मुझे जल्दी से बताएं कि आपको बीपीएस में कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, मैंने अब तो बुक से ही रीड करवाया, अब तो आई होप के नहीं रह गया होगा कोई पॉइंट। चलें जी, डॉक्टर स्मीना और डॉक्टर अनम को समझ आ चुकी है, बाकियों को भी समझ आ गई है। हम आगे चलते हैं, और आगे आज हमारा प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस को जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए प्रोस्टाइटिस का मतलब क्या होगा, प्रोस्टाइटिस इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, डॉक्टर काशिफ इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा ब्रांड नेम का, लेकिन इसकी जो डोज होती है वो 0.4 mg होती है। जो टमसेलुसिन है इसको हम 0.4 mg देते हैं, और इसको शायद मैंने कहा था टमसोलिन था, शायद आई थिंक टमसोलिन था ब्रांड नेम इसका, लेकिन इसकी डोज 0.4 mg होती है। अच्छा खैर, प्रोस्टाइटस, जो प्रोस्टाइटस होता है, प्रोस्टाइटस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसयूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पेन होती है, जब वो मेल क्या करेगा, यूरिनेशन करेगा, तो उसको पेन होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और उसको अर्जेंसी होगी, ये हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं पहले। और उसको क्या होगा, लोअर बैक पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा, उसको अर्जेंसी होगी, उसको डिसयूरिया होगा, और उसको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। उसका जो प्रोस्टेट होगा, उसका जो प्रोस्टेट होगा वो वार्म होगा, ठीक है, उसका जो प्रोस्टेट होगा वो वार्म होगा। और मुझे जरा बताना कि हम प्रोस्टेट को पल्पेट कैसे करते हैं।
मतलब हमने अगर किसी बंदे का प्रोस्टेट चेक करना हो तो हम कैसे करते हैं जी? डॉक्टर काशिफ लावे, बल्कि बाकी सारे लावे हैं, अगर मैं एक को लावा कहता हूं तो बाकी गुस्सा कर जाते हैं, बल्कि सारी आप लावे। मुझे बताएं जरा कि जो प्रोस्टेट है इसको हम कैसे चेक करते हैं? जी डॉक्टर हसन, एक्सीलेंट। एक एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं DRE एग्जाम, DRE एग्जाम, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। डिजिटल, डिजिटल का मतलब क्या होगा? डिजिटल ये वो वाला डिजिटल नहीं है जो हम यूट्यूब देखते हैं, ये डिजिटल है फिंगर्स, ठीक है? इस डिजिट का मतलब क्या है? फिंगर। तो इट इज डिजिटल रेक्टल एग्जाम, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। मतलब कि हम अपनी जो डिजिट्स हैं, जो डॉक्टर होगा वो अपनी उंगलियों को उसके एनस के रास्ते इंसर्ट करेगा और क्या करेगा? उसके प्रोस्टेट को पल्पेट करेगा। इसको हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जाम। तो जो प्रोस्टेट है इसको हम पल्पेट कैसे करते हैं? इसको हम पल्पेट करते हैं बाय डिजिटल रेक्टल एग्जाम। तो जो प्रोस्टेट होगा वो हमें वार्म मिलेगा और टेंडर होगा। जैसे ही आप उसके प्रोस्टेट को थोड़ा सा टच करोगे तो क्या होगा? वो कहेगा कि डॉक्टर साहब पेन हो रही है, और उसका जो प्रोस्टेट होगा वो क्या होगा? इनलार्ज होगा। प्रोस्टेट इनलार्ज होगा, टेंडर होगा और क्या होगा? वार्म होगा। इसमें आपने याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है कि एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस कि जो बैक्टीरिया की वजह से प्रोस्टाइटिस होता है उसमें क्या आता है? इन ओल्डर मेल्स मोस्ट कॉमन इज ई कोलाई। जो ओल्डर मेल है उनमें क्या होता है? ई कोलाई होता है। और जो आपके यंग्स हैं, यंग में क्या होता है? क्लेमेटिया ट्रैकोमैटिकस एंड नजेरिया ग्नोरिया। तो ये दोनों बैक्टीरिया आपने याद रखने, और इनको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये दोनों क्या है? ये दोनों एसटीडी कॉज कराते हैं। तो जाहिर बात है एसटीडी किन में होगा? यंग पीपल में होगा। तो ये दोनों किस में कॉज कराते हैं? यंग में। और जो बूढ़े हैं, बूढ़ों में क्या होता है? बूढ़ों में यूटीआई ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वगैरह कम हुई होती है। तो उसमें क्या होगा? उसमें इकोलाई ज्यादा होगा, इकोलाई की वजह से होगा। और जो क्रोनिक प्रोस्टाइटिस है, इट इज आइदर बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और नॉन बैक्टीरियल भी हो सकता है। और इसकी उसने एग्जांपल दिया कि इट इज सेकेंडरी टू प्रीवियस इन्फेक्शन, कि फर्ज करें उसको पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था या कोई नर्व का प्रॉब्लम हुआ था, तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है? प्रोस्टाइटिस हो सकता है, या फिर कोई केमिकल की इरिटेशन हुई है। हम आगे चलते हैं, और आगे हमारा लास्ट, थैंक गॉड यार ये सिस्टम खत्म होने लगा है, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, दिल से बहुत खुशी हो रही है। प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा, इट इज कॉमन इन मेल्स मोर देन 50 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ठीक है, ऐसे मेल्स जो कि 50 साल से ऊपर हैं उनमें ये बहुत कॉमन होता है। एंड इट अराइजेज मोस्ट ऑफन फ्रॉम पोस्टीरियर लोब। ये कब अराइज होता है? ये पोस्टीरियर लोब से अराइज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली डायग्नोज्ड बाय, मतलब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको हम डायग्नोज करते हैं इंक्रीज PSA एंड सब्सिक्वेंट नीडल कोर बायोप्सी। देखो, अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है और हम उसका करते हैं PSA, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर हमें PSA ज्यादा मिलता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी नीडल बायोप्सी करेंगे। हम एक नीडल से उसके क्या लेंगे? सैंपल लेंगे और नीडल बायोप्सी करेंगे। अब हम नीडल उसकी जब बायोप्सी करेंगे, और नीडल बायोप्सी क्या करेंगे? ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड, मतलब कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम क्या करेंगे? रेक्टल, जो उसका एनस के रास्ते, हम उसकी एंट्री करेंगे, एनस के रास्ते बायोप्सी करेंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड गाइडेड के उसके साथ हम अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज करेंगे। और इसमें हमें हिस्टोलॉजी में एक बहुत अहम बात है, सबसे अहम बात इसमें यही है जो मैं बताने लगा हूँ। जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो हम ना इसको स्कोर देते हैं, इसको हम स्कोर देते हैं। उस स्कोरिंग को हम क्या कहते हैं? उस स्कोरिंग को हम कहते हैं ग्लीसन ग्रेड। उस स्कोरिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लीसन ग्रेड, विच इज बेस्ड ऑन ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर एंड कोरिलेट क्लोजली विद मेटास्टैटिक पोटेंशियल। देखो, जो ग्लीसन ग्रेड होता है इसको ना हम स्कोर देते हैं, मतलब कि ये कितना फैल चुका है, ये कितना फैल चुका है, और इसका अभी स्ट्रक्चर क्या है, अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये कितना फैल चुका है। तो इसकी हम स्कोरिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ग्लीसन ग्रेड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लीसन ग्रेड कहते हैं। इट इज प्रोस्टैटिक, और बाकी उसने आगे लिखा हुआ है कि इसमें क्या होगा? प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज पैप एंड PSA आर यूजफुल ट्यूमर मार्कर्स। इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें जो टोटल PSA है वो ज्यादा मिलेगा, और जो फ्री PS है वो कम मिलेगा। फ्री PS से कम मिलेगा, और जो टोटल PS है वो ज्यादा मिलेगा। अभी हमने पढ़ा कि जो BPH होता है, BP बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसमें दोनों चीजें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन इसमें हमें फ्री कम मिलेगा और जो टोटल होगा वो ज्यादा मिलेगा। और अगर ये हड्डियों तक फैल जाता है, अगर ये हड्डियों तक फैल जाता है, तो ये क्या करेगा? इट में डेवलप, मतलब पेन, लोअर बैक पेन होगी। अगर ये हड्डियों तक मेटासाइज कर जाता है तो क्या होगी? जो पेशेंट होगा उसको कमर में दर्द होगी, उसको क्या होगी? कमर में दर्द होगी, और इसमें ALP ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ALP। मैं ना आपको हमने नेक्स्ट सिस्टम इंशाल्लाह GIT स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको आपने सुना होगा पित्ते की पथरी, पित्ते की पथरी होगी है जी, इसको पित्ते की पथरी में भी ALP ज्यादा हो सकता है। इवन के जो इसको ना हम आगे जाके पढ़ेंगे भी उसमें GIT में। तो जो ALP है ये बहुत ज्यादा डिजीजेज में ज्यादा होता है, ये कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं है।
इवन के जब बोन्स टूटती हैं, जब हड्डियां टूटती हैं, तो तब भी एएलपी ज्यादा होता है। तो जाहिर बात है, जब हड्डियों तक ये आपका पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, एएलपी ज्यादा हो जाएगा। और एएलपी और भी काफी डिजीज में ज्यादा होता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। उसके अलावा इसमें पीएसए और एएलपी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। और ये इट इज इट हाँ, सबसे अहम बात जो कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताई थी, ये है, वो ये लिखी हुई है, देखो। मेटास्टेसिस टू स्पाइन ऑफन अकर वाया बार्टसन वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि एक होता है पैरा वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, वीवीपी, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के कैंसर टेस्टिस में होता है, और वो दिमाग तक कैसे चढ़ जाता है, इट इज ड्यू टू वीवी प्लेक्सिस। और उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है बार्टसन प्लेक्सिस। उसको हम क्या कहते हैं, बार्टसन प्लेक्सिस कहते हैं। और ये एक प्लेक्सिस है जो कि इन्वॉल्व करता है टेस्टिस को और ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक हो गया, तो आप सबको मुबारक हो गया, आपकी पैथोलॉजी खत्म हो गई और ये ट्यूमर्स खत्म हो गए हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, एक दिन में हम फार्माकोलॉजी इसकी खत्म कर लेंगे। बहुत आसान फार्माकोलॉजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब मैं एक दफा इसको रिकॉर्डिंग